गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो विषय है वो है बीए सेकेंड ईयर का ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके अंदर टॉपिक है स्कूल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पॉसिबिलिज्म। पर्यावरणवाद की विचारधारा के अंतर्गत यह अनुभव किया गया, अर्थात इसके पूर्व हमने डिटर्मिनिज्म पढ़ा था, अर्थात निश्चयवाद, जिसे पर्यावरणवाद भी कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे संभववाद। तो पर्यावरणवाद की जो विचारधारा थी उसके अंतर्गत यह अनुभव किया गया कि मनुष्य की क्षमताओं को पर्यावरणीय शक्तियां नियंत्रित नहीं कर सकती, वरन मात्र प्रभाव डाल सकती हैं। इस उपागम के अनुसार पर्यावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की जाती हैं और मनुष्य अपनी छांट के द्वारा यानी चॉइस के द्वारा उनका उपयोग कर सकता है। संभववाद की जो विचारधारा का जन्म और विकास फ्रांस में हुआ। इसके जन्मदाता विडाल डी लाप्लास थे। संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग ला फ्रेबे ने किया। उनके अनुसार प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा मनुष्य के कार्यों को प्राथमिक स्थान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानव प्रकृति द्वारा प्रस्तुत की गई संभावनाओं का स्वामी होता है तथा उनके प्रयोग का निर्णायक होता है। संभववाद किसी निश्चित स्थान तथा प्रकृति में प्रत्येक चरण पर संभावना के दर्शन पर आधारित है। इसी संदर्भ में फ्रेबे ने लिखा कि देर आर नो नेसेसिटीज बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज एंड मैन इज मास्टर ऑफ द पॉसिबिलिटीज इज द जज ऑफ देयर यूज। इन्होंने इसमें बताया कि सर्वत्र संभावनाएं हैं, कहीं अनिवार्यताएं नहीं हैं। मनुष्य ही है वो मास्टर है, अर्थात उनको यूज करने वाला है और उसका निर्णायक है। उनके अनुसार मानव का पर्यावरण में वही महत्व है जो अन्य तत्वों जैसे जलवायु, वनस्पति, मृदा का होता है। मनुष्य सर्वत्र विद्यमान संभावनाओं का स्वामी है, जिनसे वह अपनी आवश्यक संभावना का चयन अपनी कुशाग्र बुद्धि से करता है। संभववादी उपागम के जनक ब्लास ने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 1922 में मानव पर्यावरण संबंधों में संभववादी उपागम के विकास का मार्ग प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार प्रकृति मात्र एक परामर्शदात्री के रूप में है। नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर, अर्थात प्रकृति केवल परामर्श देती है, उसको मानने या न मानने का अधिकार मनुष्य के पास ही है। मनुष्य प्रकृति के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह प्रकृति में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक अनुकूलन करके परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। पर्यावरणीय कारक मानव को प्रभावित नहीं करते, वरन मानव द्वारा सामंजस्य के दौरान स्वयं परिवर्तित होते रहते हैं। ब्लास ने मानवीय शक्ति, ज्ञान, कौशल तथा बौद्धिकता को मद्देनजर रखते हुए पर्यावरणीय नियंत्रण के स्थान पर मात्र प्रभाव माना है, जिससे मानवीय क्रियाएं अवरुद्ध नहीं होती है। ब्लास मानव को एक ऐसा भौगोलिक कारक मानता है जो कर्म प्रधान और कृत प्रधान दोनों ही है, अर्थात एक्टिव और पैसिव दोनों ही हैं। ब्लास ने मानवीय कार्यों की सराहना करते हुए कहा है कि मनुष्य ने ही पेड़ पौधों को उनके मूल स्थान से ले जाकर विश्व के अन्य भागों में फैला देने का कार्य किया। इतना ही नहीं, मनुष्य ने उनकी उपज की मात्रा में वृद्धि की तथा भिन्न भिन्न प्रकार के जलवायु के अनुकूल उपयुक्त बनाने के लिए विभिन्न किस्में तैयार की है। इसी संदर्भ में मानव की परिवर्तनकारी शक्ति पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि मैन हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द लिविंग वर्ल्ड लार्जर एंड मोर जनरली देन हैज़ बीन सपोज्ड। मानवीय क्रिया पृथ्वी के सजीव एवं निर्जीव दोनों तथ्यों में परिवर्तन करती है। डेविस के शिष्य ईशा बोमेन ने भौगोलिक अध्ययन में गहराई पर प्रविष्ट संभववादी जड़ों को अधिक महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार जैसे जैसे ज्ञान और विज्ञान का विकास और विस्तार होता है, प्राकृतिक वातावरण तथा संसाधनों के
उपयोग का स्वरूप या मात्रा बढ़ती है। कार्ल शावर ने भी मानवीय कौशल तथा क्षमता को महत्व देते हुए संभववादी विचारधारा के अनुकूल बल दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक कल्चर ज्योग्राफी में नियतिवादियों के बारे में कहा है कि वे नियंत्रण के बदले प्रभाव के बदले समायोजन शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। द टर्म्स they use are more moderate. Control is replaced by influence and influence by response of और adjustment। ब्लास के शिष्य जीन ब्रून्स ने भी संभववाद के समर्थक थे। मानते थे कि मनुष्य अपने वातावरण के प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं करता, वरन उसे परिवर्तित करने में क्रियाशील रहता है। पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए कोई भी वस्तु इतनी परम सीमित नहीं है उसमें छांट की संभावना न हो। प्राकृतिक वातावरण द्वारा कुछ सीमाएं निर्धारित की जाती है और मनुष्य यद्यपि इन सीमाओं को लांघ तो नहीं सकता, तथापि उनमें परिवर्तन अवश्य कर सकता है। इस परिवर्तन से मनुष्य इन प्राकृतिक तथ्यों को अपने उपयोग योग्य बनाता है। अतः ब्रून्स महोदय ने पर्यावरण की सीमाओं को स्वीकारते हुए मानव क्षमता को महत्व देते हुए पर्यावरण को एक सीमाकारी तथा अवरोधक शक्ति माना है, न कि एक नियंत्रणकारी शक्ति। प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता ईशा बोमेन ने संभववादी विचारधारा का समर्थन करते हुए अपनी पुस्तक द पायोनियर फ्रिंज में लिखा कि द ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर फिक्स्ड ओनली इन द नैरो एंड स्पेशल सेंस ऑफ द वर्ड। द मोमेंट we give them human associations, they are changeful as humanity itself। बोमेन के अनुसार चिंतन एवं विचारधारा का मानव सभ्यता के उत्थान एवं पतन से गहरा संबंध है। प्राकृतिक वातावरण की शक्तियाँ कभी भी सभ्यताओं को पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर सकती, वे केवल मानवीय समूह द्वारा ही त्यागी अपनाई जाती है। उन्होंने आगे लिखा है कि प्राकृतिक वातावरण मानवीय समाज के स्वरूप को निर्धारित नहीं कर सकता। मानव द्वारा सदैव नवीन प्राकृतिक तथ्यों की खोज की जाती है तथा इनके विकास के साथ इन्हें नवीन महत्व मिल जाता है। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हीगल ने पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा का इतना ऋणात्मक प्रभाव पड़ा कि उन्होंने यह कह दिया कि मेरे सामने वातावरण निश्चयवाद की बात मत करो। जहाँ पहले यूनानी लोग निवास करते थे अब वहाँ तुर्क रहते हैं। यही तथ्य इस मामले को समायोजित कर देता है। डिमांजिया ने मानव शक्ति को सर्वोपरि बताते हुए बताया कि मानव द्वारा वातावरण के परिवर्तन महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार मानव ने संचार के साधनों के द्वारा, पताल तोड़ कुओं द्वारा, नदियों के नियंत्रण द्वारा, मानवीय भोजन के लिए नए पौधों के विकास के द्वारा वातावरण में परिवर्तन ला दिया है। इस प्रकार संभववाद निश्चयवाद के विपरीत विकसित होने वाली विचारधारा थी, जिसमें मानव को पर्यावरण से सर्वोच्च रूप से वर्णित किया गया तथा उसे पर्यावरण में अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने वाला महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक माना। संभववाद की आलोचना में हम अब देखते हैं कि संभववादी विचारकों ने प्रकृति पर प्रत्यक्ष प्रहार किया, जिस कारण उन्हें अनेक स्थानों पर आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा है। संभववाद के जो कट्टर समर्थक फ्रेबे महोदय हैं, उन्होंने पर्यावरणीय शक्तियों को स्वीकार कर लिया था। वे लिखते हैं, मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रभावों से कभी भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं रह सकता। मैन कैन नेवर एंटायरली rid themselves whatever they do of the hold their environment has on them। संभववादी प्राकृतिक शक्तियों को नगण्य समझने लगे थे, लेकिन कुमारी सैंपल का कथन इस संदर्भ में उपयुक्त सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने विषय का कोलाहल करता है जबकि प्रकृति अपना कार्य मौन रहकर करती रहती है। लेकिन वर्तमान समय में प्रकृति भी मानवीय क्रियाकलापों को सहन करने की सीमा लांघ चुकी है, अतः यह प्रभाव बड़ी आवाज़ के साथ प्रकट हो रहे हैं। विभिन्न संभववादी विचारकों ने इस कथन का पुरजोर समर्थन किया है कि मानव एक महान शक्ति है जिससे वह प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस संदर्भ में प्रमुख संभववादी विचारक ब्रून्स ने कहा कि
क्योंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है, वह पृथ्वी पर निर्भर करता है। इस प्रकार स्वयं संभववादी विचारकों ने भी यह स्वीकार कर लिया कि मानवीय जो क्रियाकलाप हैं उन पर प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए ही मानव विकास करता है। अतः स्पष्ट है कि न तो प्राकृतिक शक्तियाँ ही सर्वप्रभावी हैं तथा न ही मानव प्रकृति का विजेता है। दोनों के आपसी संबंध एवं परस्पर सामंजस्य पर आधारित है और भूगोल का मूल उद्देश्य प्राकृतिक तथा मानवीय शक्तियों में सामंजस्य स्थापित करना है। उद्देश्य मूलक उपागम। मानव पर्यावरण संबंधों का यह उपागम इस विश्वास पर आधारित है कि मनुष्य प्रकृति के सभी जीव जंतुओं में श्रेष्ठ है। मैन इज सुपीरियर टू नेचर एंड ऑल अदर क्रिएचर। इस विचारधारा की उत्पत्ति जूडो क्रिश्चियन धार्मिक परंपराओं के उपदेशों के परिणाम स्वरूप हुई। उन्होंने माना कि मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होने के कारण प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु पर इसका अधिकार है तथा वह इसका पर्याप्त उपयोग कर सकता है। पर्यावरण इस विचारधारा के कारण उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोपीय देशों तथा इनके उपनिवेशों में प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन से मानव पर्यावरण संबंधों का स्वरूप परिवर्तित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक पर्यावरणीय समस्याएं जैसे पर्यावरण पोषणीयता, ह्रास, अवनयन, प्रदूषण आदि उत्पन्न हुई। अधिकांश प्रसिद्ध पर्यावरणविदों ने इस विचारधारा को ही वर्तमान में उत्पन्न हो रही पर्यावरणीय समस्याओं और पर्यावरणीय पोषणीयता में असंतुलन के लिए उत्तरदायी माना है। अब आता है आर्थिक निश्चयवादी उपागम। किसी निश्चित प्रदेश की जनसंख्या उस प्रदेश में आर्थिक विकास और क्रियाशीलता के स्तर के मध्य धनात्मक संबंध होता है। अर्थात जिस प्रदेश की जनसंख्या जितनी अधिक होगी उस प्रदेश में आर्थिक विकास का स्तर उतना ही ऊंचा होगा तथा मानव संसाधन तथा समाज में पारस्परिक क्रिया सार्वभौमिक आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। विश्वास करता है कि आर्थिक वृद्धि एवं औद्योगिक विकास के सतत चलते रहने से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं को सुलझाने में मनुष्य पूर्णतः सक्षम है। ज्ञातव्य है कि इस आर्थिक निश्चयवाद की उपयुक्त मान्यता न केवल भ्रामक है वरन त्रुटिपूर्ण भी है। यदि विश्व स्तर पर विविध देशों की मानव जनसंख्या और उनके आर्थिक विकास के स्तरों को देखा जाए तो उपयुक्त मान्यता मिथ्या होती है। आर्थिक निश्चयवाद की संकल्पना के कारण ही पश्चिमी देशों में पर्यावरण का तीव्र गति से ह्रास हुआ है। अब आता है इकोलॉजिकल अप्रोच। पारिस्थितिकीवाद या पारिस्थितिकी उपागम पारिस्थितिकी के आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित है। पारिस्थितिकी समस्त प्राणियों अथवा प्राणी समूह का मनुष्य पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है, अर्थात यह जीवों एवं पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। मनुष्यों को प्रकृति का अभिन्न अंग मानकर जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में केंद्रीय स्थिति प्रदान की गई है। इस उपागम की मान्यता है कि मनुष्य का प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सहसंबंध सहजीवन का होना चाहिए, न कि विनाशात्मक। अतः मानव पर्यावरण संबंध आपसी क्रिया प्रतिक्रिया तथा परिवर्तन पर निर्भर है। मानव पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख संगठक है जो सदैव क्रियाशील रहते हुए पर्यावरण में निरंतर परिवर्तन करता है। अतः हमने आज संभववाद का अध्ययन किया। संभववाद विचारधारा और निश्चयवाद विचारधारा के अंतर्गत आपके एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट टर्म क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि निश्चयवाद विचारधारा के कौन जनक थे या निश्चयवाद किसने दिया, संभववाद नाम किसने दिया, संभववाद विचारधारा के प्रबल समर्थक कौन कौन थे, विद्वानों के नाम लिखे। संभववाद और निश्चयवाद का मध्य अंतर स्पष्ट करें, अर्थात विभिन्न तालिका के द्वारा आप इसमें अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं कि निश्चयवाद प्रकृति की अवधारणा को बल देता है तो संभववाद मानवीय चॉइस को प्रधानता देता है। अतः इसके बाद हम नवनिश्चयवाद अवधारणा है उसका हम अलग वीडियो में अध्ययन करेंगे। अतः आप इसको ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।